नमस्कार, मैं सृष्टि लिंगायत। आज हम इतिहास का पाठ क्रमांक 5 अर्थव्यवस्था एवं आजीविका का भाग 3 पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने भारत में फैक्ट्रियों की स्थापना के बारे में पढ़ा था। कैसे फैक्ट्रियों की स्थापना हुई, किसने की, कब की, ये सब के बारे में पढ़ा और औद्योगिकरण और उसके परिणाम के बारे में जाना। जिसके परिणाम जैसे नगरों का विकास, कुटीर उद्योग का पतन, साम्राज्यवाद का विकास और फैक्ट्री मजदूर वर्ग का जन्म और स्लम पद्धति की शुरुआत, ये सारी चीजें हमने पिछले भाग में पढ़ी। इस भाग में हम मजदूरों की आजीविका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूरोप में औद्योगिकरण के बाद मजदूरों की क्या हालत थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। औद्योगिकरण से फैक्ट्री प्रणाली का उगम हुआ और गृह उद्योगों के मालिक, जो कि बाद में मजदूर बन गए, उनकी पूरी आजीविका वेतन पर निर्भर थी। जब उन्हें वेतन मिलेगा तब वो अपना भरण पोषण कर पाएंगे। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे काम लिया जाता था। इंग्लैंड में जो कानून थे, ये सब जो मिल मालिक थे उनके पक्ष में थे। इसमें मजदूरों की लाचारी थी। वे अपने गृह उद्योग की तरफ नहीं लौट सकते थे। क्यों नहीं लौट सकते थे? क्योंकि पुर्जों एवं मशीनों के आगे साधारण गृह उद्योग का फिर से विकसित होना असंभव था। इस तरह जो नए कारखाने खुल रहे थे, ये मजदूरों के शत्रु बन गए, क्योंकि इन्होंने ही इन मजदूरों को बेरोजगार बना दिया था और इनका जीवन कष्टमय बना दिया था। फिर इन मजदूरों ने क्या किया? ये बेरोजगार मजदूर, ये बेरोजगार कारीगर झुंड बनाकर घूमना शुरू कर दिया और मशीनों को तोड़ने लग गए। यूरोप में महिलाओं ने भी मशीनों पर प्रहार किया। कई जगहों पर मशीनों को चौराहे पर लाकर उनमें आग लगाई गई। औद्योगिकरण की वजह से मजदूरों की आजीविका नष्ट भ्रष्ट हो गई। उन्हें साधारण दैनिक उपभोग के साधन लेने के लिए भी धन नहीं रहा। उनको बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास पैसे नहीं रहे। इसके परिणामवश मजदूरों ने आंदोलन का रुख किया। अगर कोई चीज हमें कष्ट दे रही है तो हम उसे रेजिस्ट करते हैं। इसी तरह मजदूरों ने भी आंदोलन का रुख लिया। सन 1830 से 1848 के मध्य में मजदूरों ने संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए लंदन में आंदोलन किया। इसके परिणामवश 1832 में सुधार अधिनियम पारित हुआ, लेकिन इससे श्रमिकों को कोई भी लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि उन्हें मतदान का अधिकार भी नहीं दिया गया। अतः लंदन श्रमिक संघ, जिसे लंदन वर्किंग मेंस एसोसिएशन कहा जाता है, लंदन श्रमिक संघ के नेतृत्व में 1838 में मजदूरों ने चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत की। क्या था ये चार्टिस्ट आंदोलन? इस आंदोलन से स्वयं संसद के सदस्यों को मजदूरों की मांगों की पूर्ति के लिए प्रयास करने पड़े और यह चार्टिस्ट आंदोलन, जो कि 1838 में हुआ था, ये मजदूरों का पहला संगठित आंदोलन कहा जा सकता है। 1918 में इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष और वयस्कों को मताधिकार का अधिकार मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां मजदूर दल की सरकार बनी, जिसने उनके हितों की रक्षा करना शुरुआत कर दिया था। अभी हमने देखा कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण के बाद क्या मजदूरों की क्या दशा थी। अभी हम जानेंगे भारत में औद्योगिकरण के बाद मजदूर की क्या हालत हुई। भारत में 1850 के बाद का काल भारतीय श्रमिक वर्ग का आरंभिक काल कहा जाता है। भारत में उद्योगों की स्थापना हुई, जिससे मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। और उद्योगों की स्थापना हुई तो फिर मिलों में मजदूरों की तो जरूरत होती है, इससे मजदूरों की संख्या में वृद्धि हुई। भारतीय श्रमिक वर्ग को भी समस्याओं का सामना करना पड़ा। क्या थी वे समस्याएं? कम मजदूरी, लंबे कार्य घंटे, मिल में अस्वस्थ वातावरण, बच्चों से काम लेना, महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी भी नहीं देना और सामान्य सुविधाओं का भी उपलब्ध ना होना, ये सारी समस्याओं का भारतीय श्रमिकों को भी सामना करना पड़ा।
ऊपर से जो शासक थे, जो मिल के तुम्हारे मालिक होते हैं, वो तुम्हारा उत्पीड़न करते थे, जिससे भारतीय मजदूरों में क्षोभ निर्माण हुआ, गुस्सा पैदा हुआ। उन्होंने मिल मालिकों एवं औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ आंदोलन की योजना बनाने की शुरुआत कर दी। इस कार्य में लंकाशायर के कपड़ा मिल के मालिकों ने भारतीय मजदूरों का साथ दिया और उनकी स्थिति में सुधार की मांग ब्रिटिश सरकार से की। ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। लंकाशायर कहाँ, ब्रिटेन में है, और वहां के कपड़ा मिल मालिक क्या कर रहे हैं, भारतीय मजदूर संघ के लोगों का साथ दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों साथ दिया? कोई भी अपने फायदे के लिए ही कुछ भी चीज करता है। उन्होंने साथ इसीलिए दिया क्योंकि उन्हें डर था कि सस्ती मजदूरी होने के कारण भारत का उद्योग उनका प्रतिद्वंदी न बन जाए। भारत में सस्ती श्रम शक्ति थी, तो जिसके कारण उत्पादन तेजी से बढ़ता। और लंकाशायर में जो सूती कपड़े की जो मिलें थी, पिछले भाग में हमने मैप में भी देखा था, तो वहां की जो कपड़ा मिलें थी उसका भारत प्रतिद्वंदी बन जाता और उसे लॉस सहन करना पड़ता। इसीलिए लंकाशायर के कपड़ा मिल मालिकों ने भी भारतीय मजदूरों का साथ दिया और ब्रिटिश सरकार से श्रमिकों की स्थिति में सुधारना की मांग की। सन 1875 में उनकी मांगों के आधार पर एक आयोग नियुक्त हुआ, जिसके आधार पर 1881 में, कब, 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ। फैक्ट्री एक्ट क्या था? इस फैक्ट्री एक्ट के द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों तथा महिलाओं के भी काम के घंटे तथा मजदूरी को निश्चित किया गया। क्या फायदा हुआ हमें फैक्ट्री एक्ट से? 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाने में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया और 12 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे थे और महिलाओं को भी काम के घंटों को सुनिश्चित किया गया। 1882 और 1890 के बीच मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में 25 हड़तालें दर्ज की गई। ये मजदूर असंगठित मजदूर थे। कौन थे ये मजदूर? ये लोग गांव से आए थे और कुछ समय तक उद्योग में लगकर अपनी स्थिति सुधारना चाह रहे थे, क्योंकि अभी उनके पास तो कोई काम धंधा था नहीं। तो ये असंगठित मजदूर शहर में आए और अपना, हम कहते हैं कि लक ट्राई करते हैं, तो कुछ समय तक उद्योग में लगकर अपनी स्थिति में सुधार लाना चाहते थे। लेकिन अगर सुधार नहीं आने की स्थिति में ये लोग कारखाना छोड़कर घर वापस लौट जाते थे। फिर यही धीरे धीरे ये असंगठित मजदूर धीरे धीरे राष्ट्रीय स्तर पर अपना संगठन बनाना शुरू कर दिया। फिर इसके परिणामवश 31 अक्टूबर 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसको ध्यान रखिए, एमसीक्यूज में आएगा ही आएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 को लाला लजपत राय जो कि इसके प्रधान थे, स्थापना की गई। सन 1920 में, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, सन 1920 में अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संघ, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, इसकी स्थापना हुई, जिससे श्रमिकों की समस्याओं को अंतरराष्ट्रीय भूमिका मिल गई। सन 1926 में मजदूर संघ अधिनियम, ट्रेड यूनियन एक्ट पारित किया गया, जिससे पंजीकृत मजदूर संघों को मान्यता प्रदान की गई। सन 1929 के घोर मंदी में हड़ताल, मजदूरी का गिरना और श्रमिकों की छटनी नहीं रोक पाई। 1929 में क्या हुआ? मंदी आ गई थी और इसके कारण क्या हुआ? मजदूरी गिर गई, वो कम हो गई और श्रमिकों की छटनी, मतलब जो मजदूर थे उन्हें भी मिलों से या फिर कारखानों से निकाला गया और इसका
जो हड़ताल भी कुछ कर नहीं पाई, जिससे मजदूर संघ में फूट आ गई। अभी हम जानेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और मजदूर के बारे में। साम्यवाद की लहर रूस से भारत की तरफ आ चुकी थी और इस लहर ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। मजदूर वर्ग के लोग उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ गए, क्योंकि साम्यवादी मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर बल देते थे। जो साम्यवादी लहर के बारे में अभी बात कर रहे हैं, साम्यवाद में क्या करते थे, मजदूर वर्ग की स्वतंत्र राजनीतिक भूमिका पर बल दिया जाता था। इसलिए जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनके साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जुड़ गए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन मजदूरों ने अपने मिल मालिकों के खिलाफ आंदोलन करते हुए औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अभी इससे क्या हुआ, हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसे बल मिला और लगभग सभी जगहों के मजदूर दलों ने औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों की आर्थिक मांगों को उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के साथ भी जोड़ने की कोशिश की। मतलब एक तीर से दो निशाने, ये राष्ट्रीय आंदोलन में भी कर जा रहे हैं और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में हमारे मजदूरों की मांग भी मजदूरों के आर्थिक मांग भी कर रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद मजदूरों की हालत क्या हुई, या फिर मजदूर किस तरह सरवाइव कर रहा था। स्वतंत्रता के साथ ही भारत का विभाजन हुआ। जैसे हमें सबको पता है 1947 में पाकिस्तान और भारत दोनों का विभाजन हुआ और इसके तुरंत बाद भारत में बेरोजगारी बढ़ गई। स्वतंत्रता के बाद भी श्रमिकों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और हुई भी नहीं, और इसके कारण भारतीय मजदूर संगठन जो था वो 3 भागों में बट गया। पहला, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस INTUC, हिंद मजदूर संघ और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस। मजदूरों की आजीविका एवं उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया। मजदूरों की आजीविका और उनके अधिकारों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1948 में न्यूनतम मजदूरी कानून पारित किया, जिसके द्वारा कुछ उद्योगों में मजदूरी की दर निश्चित की गई। ये भी 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है। मिनिमम वेजेस एक्ट, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 में। न्यूनतम मजदूरी कानून को पंचवार्षिक योजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। ये सब स्वतंत्रता के बाद की हम बात कर रहे हैं, 1948 की। इस कानून के द्वारा कहा गया कि न्यूनतम मजदूरी से मजदूर केवल अपना ही गुजारा ना कर सके बल्कि इससे कुछ और भी अधिक हो। और तीसरी पंचवार्षिक योजना में कहा गया, और तीसरी पंचवार्षिक योजना में मजदूरी बोर्ड स्थापित किया गया और बोनस देने के लिए बोनस आयोग की भी नियुक्ति की गई। 1962 में मजदूर की स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय श्रम आयोग का निर्माण किया। क्या? राष्ट्रीय श्रम आयोग का निर्माण किया। इसके द्वारा मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और उनकी मजदूरी को सुधारने के लिए प्रयास भी किए गए। इस तरह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी सरकार ने उद्योग में लगे मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कई कदम उठाए। जैसे कि हमने देखा कि न्यूनतम मजदूरी एक्ट और राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना करना, ये कदम उठाए। क्योंकि औद्योगिकरण के दौर में पूंजीपतियों द्वारा इन मजदूरों का सिर्फ शोषण ही किया जाता था। जिससे हम देखते हैं स्वतंत्रता के बाद जो नीतियां बनाई गई वो सभी को ध्यान में रखते हुए, मजदूरों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। अभी हम जानेंगे कुटीर उद्योग का महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में। औद्योगिकरण के बावजूद जिसने कुटीर उद्योग के काफी नुकसान पहुंचाया है, औद्योगिकरण ने कुटीर उद्योग को बहुत नुकसान पहुंचाया, इसके बावजूद गांवों और कस्बों में यह कुटीर उद्योग पुष्पित और पल्लवित होता रहा।
और जनसाधारण को लाभ पहुंचाता रहा। राष्ट्रीय आंदोलन में भी, विशेषकर स्वदेशी आंदोलन में भी हमारे कुटीर उद्योग ने अग्रणी भूमिका निभाई। महात्मा गांधी कुटीर उद्योग के बारे में क्या कहते हैं? वे कहते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक दशा के अनुकूल है। ये राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहित करते हैं। ये महात्मा गांधी जी का कहना है। कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं, अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अत्यधिक समान वितरण सुनिश्चित करते हैं। तो औद्योगिकरण की प्रक्रिया में लघु उद्योग फायदेमंद होते हैं। अभी हम जानेंगे कि किस तरह जो हमारे कुटीर उद्योग है हमारे लिए फायदेमंद है। सामाजिक आर्थिक मुद्दों का समाधान इन्हीं उद्योगों से होता है, कुटीर उद्योगों से और लघु उद्योगों से। इसके ठीक कार्यकरण पर तीव्र आर्थिक विकास, इस पर आर्थिक विकास भी निर्भर करता है। यह सामाजिक आर्थिक प्रगति और संतुलित क्षेत्रवार विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है, क्या है कुटीर उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता? कि इन उद्योग के प्रगति बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बढ़ाती है और कौशल में वृद्धि लाती है, उद्यमिता में वृद्धि लाती है तथा उपयुक्त तकनीक का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करती है। कुटीर उद्योग को प्रारंभ करने में बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रवाह को रोकता है। इसे कुटीर उद्योग ग्रामीण लेवल पे भी हम कर सकते हैं और ये कैसे घर में या फिर छोटे पैमाने पर किया जाता है, तो जिससे मजदूर हमें रोजगार भी मिलता है। बड़े शहरों में यदि पलायन करते हैं लोग, वो रोकता है। आधुनिक औद्योगिक प्रणाली के विकास के पहले भारत एक विश्वव्यापी बाजार था। भारत के द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात भी किया जाता था। इनमें मुख्यतः रुई, सिल्क, शीट, रंगारंग के बर्तन और ऊनी कपड़े शामिल थे। ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोगों में भारत में हाथों से बने महीन धागों के कपड़े, तसर सिल्क, बनारसी तथा बालूबेरी साड़ियां तथा बुने हुए बॉर्डर वाली साड़ियां एवं मद्रास के प्रसिद्ध लुंगियों की मांग अधिक थी। इस पर अकाल और बेरोजगारी का कभी असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि यह महंगी होती थी और सिर्फ उच्च वर्ग के द्वारा विदेशों में उपयोग में लाई जाती थी, क्योंकि सभी इसका इस्तेमाल नहीं करते। जो उच्च वर्ग के पैसे वाले लोग हैं वही इसका इस्तेमाल करते थे और तभी वही इनकी मांग होती थी, इसलिए इसमें कभी अकाल नहीं पड़ा। अंग्रेजों के साथ राजनीतिक संबंध कायम होने और औद्योगिकरण के कारण भारत का कुटीर उद्योग एवं हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। ब्रिटिश सरकार की नीति भारत में विदेशी निर्मित वस्तुओं का आयात एवं भारत से कच्चा माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना था, इसलिए ग्रामीण उद्योग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। स्वदेशी आंदोलन के समय खाद्य वस्तुओं की मांग ने कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया और दोनों विश्व युद्धों के समय उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे हमने पिछले भाग में देखा था कि सूती कपड़ों की मांग बढ़ी और हमारे जो देसी कंपनियां या फिर देसी मिलें जो है उन्होंने भी अपने विदेश में जो मंडियां थी उसमें उसको एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद कुटीर उद्योग की उपयोगिता और उसके विकास हेतु भारत सरकार की नीतियों में परिवर्तन किया गया। क्या थी वे नीतियां? 6 अप्रैल 1948 को औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया। 1952 और 53 में हथकरघा, सिल्क, खादी, नारियल और ग्रामीण उद्योग के लिए 5 बोर्ड बनाए गए। 1956 और 1977 के औद्योगिक नीति में इनके प्रोत्साहन की बात कही गई थी। 23 जुलाई 1980 के औद्योगिक नीति घोषणा पत्र जारी किया गया। उसमें क्या लिखा था? उसमें कृषि आधारित उद्योगों की बात कही गई और लघु उद्योगों की भी सीमा बढ़ाई गई। इस तरह
सरकार ने एक तरफ कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया, वहीं दूसरी तरफ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ने लग गई थी। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने जिस तरह औपनिवेशिक शोषण की शुरुआत की, भारत में राष्ट्रवाद उसी नींव का प्रतिफल था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया एवं स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर बल डाला और ये करते हुए कुटीर उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया तथा उपनिवेशवाद के खिलाफ उसका प्रयोग किया। पूरे भारत के मिलों में काम करने वाले मजदूरों ने भारत छोड़ो आंदोलन में उनका साथ दिया और इस तरह ब्रिटेन की औद्योगिक नीति ने औपनिवेशिक शुरुआत की और भारत में महात्मा गांधी के द्वारा इस तरह राष्ट्रवाद की नींव रखी गई। इस तरह औद्योगिकरण ने, जिसकी शुरुआत एक आर्थिक प्रक्रिया के तहत हुई थी, भारत में राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन ले आई थी।